हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज के टॉपिक का नाम है आपका रेटिकुलोसाइट काउंट। जितने भी बीएमएलटी सेकेंड ईयर, डीएमएलटी सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, ऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए काफ़ी स्पेशल टॉपिक है और काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है। ये टॉपिक्स कंटिन्यू एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। एंड जब आप एनीमिया पढ़ते हैं तो आपको इसमें बार बार आपको रेटिकुलोसाइट काउंट का वर्ड सुनने को मिलता है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इससे पहले इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि रेटिकुलोसाइट होता क्या है। तो रेटिकुलोसाइट यंग आरबीसी को कहा जाता है। मतलब आप एरिथ्रोपोइसिस जब पढ़ेंगे, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? एरिथ्रो मतलब आरबीसी और पोइसिस मतलब प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। तो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन पूरे 6 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। उसमें से जो 5th स्टेज होता है जिसमें क्या होता है कि सेल से न्यूक्लियस जो है वो रिमूव हो जाया रहता है, बट ये जो है इसमें आरएनए के रेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको यही 5th स्टेज को हम लोग रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, जिसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सुप्रावाइटल स्टेनिंग यूज़ किया जाता है, जिसमें आरएनए स्ट्रैंड्स आर ग्रेन्यूल्स अपीयर होते हैं। तो यही जो 5th स्टेज का जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट को यंग आरबीसी भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सुप्रावाइटल स्टेन का यहाँ पे नाम लिया गया कि इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या इसको टेस्ट लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सुप्रावाइटल स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ सुप्रावाइटल स्टेन? व्हेन द लिविंग सेल्स आर स्टेन, मतलब अगर आपको लिविंग या लाइव सेल्स को स्टेन करना है आफ्टर बीइंग रिमूवल फ्रॉम द बॉडी से रिमूव करने के बाद, इट इज़ कॉल्ड सुप्रावाइटल स्टेनिंग। मतलब आपको लाइव सेल्स को जब स्टेनिंग किया जाता है उसे सुप्रावाइटल स्टेनिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो स्टेनिंग सॉल्यूशन है जो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सुप्रावाइटल स्टेन में मेनली यूज़ किया जाता है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ और भी होते हैं, जैसे इंडियन इंक होता है, निग्रोसिन होता है, ये सब भी आपके सुप्रावाइटल स्टेन्स में से एक होते हैं। नाम याद रखिएगा, इंडियन इंक एंड निग्रोसिन। एंड यहाँ पे फ़िलहाल तो हम पढ़ रहे हैं ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू। तो ये प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट कंपोजिशन लेना पड़ेगा ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, जो कि आपको 1 ग्राम लेना होता है। सेकेंड कंपोजिशन में आपको लेना रहेगा 3% सोडियम साइट्रेट, जो कि आपको 20 ml लेना है। थर्ड कंपोजिशन लेना है 0.9% सोडियम क्लोराइड, जो आपको लेना है 80 ml। मिक्स एंड फिल्टर बिफोर यूज़। इस सबको क्या करना है, आपको कंटिन्यू मिक्स कर लेना है। देन आपको यूज़ करने से पहले इसको क्या करना है, फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर इसलिए क्योंकि यहाँ पे ग्राम में ले रहे हैं, दैट मीन्स ये कौन सा है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। तो अगर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हुआ रहेगा तो वो क्लम फॉर्म करता है। तो अगर हम उसको फ़िल्टर करेंगे तो वो जो क्लम्स रहेंगे वो जो है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। सोडियम साइट्रेट इन द स्टेनिंग सॉल्यूशन, हमने यहाँ पे जो लिया है 3% सोडियम साइट्रेट, प्रिवेंट कोगुलेशन। ये किसको प्रिवेंट करता है? कोगुलेशन, जिसको हम लोग क्लॉटिंग बोलते हैं। व्हेन कैपिलरी स्पेसिमेन इज़ यूज्ड, अगर आप कैपिलरी पंचर करके कोई स्पेसिमेन लिए हैं उसमें से आपके कोगुलेशन को वो प्रिवेंट करेगा। एंड सोडियम क्लोराइड प्रोवाइड एन आइसोटोनिसिटी ऑफ प्रिजर्विंग द सेल्स। तो ये क्या करता है, आपके सेल्स को लाइज होने से प्रिवेंट करेगा, हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करने का काम करेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिमेन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है, आपको स्पेसिमेन ले लेना है। आप क्या ले सकते हैं, कैपिलरी ब्लड ले सकते हैं या फिर वेनस ब्लड यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एंटीकोगुलेंट अगर लेना होगा तो आप क्या ले सकते हैं, EDTA भी यूज़ कर सकते हैं। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। सेकेंड ले सकते हैं सोडियम साइट्रेट। ये दोनों ही एंटीकोगुलेंट्स आपके रेटिकुलोसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एंटीकोगुलेंट्स तो हमने ले लिया। एंटीकोगुलेंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या लेना है, ये देख लेते हैं। तो एंटीकोगुलेंट के बाद आपको जो नेक्स्ट यूज़ करना है यहाँ पे वो टेक्निक्स देखते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स आपको यूज़ करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर टेक्निक की बात करें या जिसको आप लोग प्रोसीजर बोलते हैं, मिक्स 2 ड्रॉप ऑफ ब्लड
एंड 2 ड्रॉप ऑफ स्टेनिंग सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब आपको क्या करना है, जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब हो गया, तो आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना था। टेस्ट ट्यूब में आपको 2 ड्रॉप क्या ऐड करना है, ब्लड ऐड करना है, और 2 ड्रॉप आपको क्या, स्टेनिंग सॉल्यूशन मतलब ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, इसमें आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है। एंड अलाउ टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर फॉर 15 to 20 मिनट एंड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट। आपको इसको रूम टेम्परेचर में रख देना है। कितने टाइम के लिए रखना है, 15 to 20 मिनट्स के लिए रख देते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट के लिए। देन यहाँ पे क्या करते हैं, जनरली टैप द ट्यूब टू रिमिक्स द कंटेंट। आपको ट्यूब को फिर से टैप करना होता है। टैप करने का मतलब जब ऐसे ऐसे आप उसको हिलाते हैं तो उसको टैप करना बोलते हैं। तो टैप करते हैं ताकि वो जनरली थोड़ा सा और क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। विद इन अ ड्रॉप ऑफ द मिक्सचर प्रिपेयर अ ब्लड फिल्म एंड द प्रिपेयर स्मेयर मैनर एज द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। इसका मतलब क्या है कि आपको एक स्लाइड ले लेना है। स्लाइड में आपको 1 ड्रॉप ये जो सॉल्यूशन आपने ब्लड और जो स्टेनिंग मिक्स किया हुआ है उसको आपको एक 1 ड्रॉप ऐड करना है, और देन उसको क्या प्रिपेयर कर देना है, स्मेयर प्रिपेयर कर देना है, जैसे कि आप नॉर्मल पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते हैं। एंड अलाउ द फिल्म टू ड्राई कम्प्लीटली, मतलब फिल्म को ड्राई करने के लिए आप थोड़ी देर उसको रूम टेम्परेचर में रख दोगे। एग्जामिन अंडर द ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव 100x। तो देन जैसे ही हम लोग अदर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को एग्जामिन करते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, आप स्लाइड लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में आपको सेट करना है 100x पे, जिसको हम बोलते हैं ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपको थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करना होता है, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं शिडारवुड ऑयल या फिर पैराफिन ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। बट शिडारवुड ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर 100x ऑयल इमर्जन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, द रेटिकुलर मटेरियल RNA इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय द डाई एंड इट स्टेन्ड ब्लू ब्लैक मैच्योर रेड ब्लड सेल अपीयर पेल ग्रीन कलर। तो जो सेल हम लोग देखेंगे जिसका नाम क्या होता है आपका रेटिकुलोसाइट। तो यहाँ पे देखिए जो रेटिकुलोसाइट है उसमें जो प्रेजेंट RNA रहेगा वो क्लम्प हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। अब प्रेसिपिटेट जब वो हो जाएगा तो वो क्या दिखता है, ब्लू ब्लैक कलर का ही अपीयर होने लगेगा। और जो मैच्योर RBCs दिखेंगे उसमें कोई प्रेसिपिटेशन आपको नहीं शो होगा, और इसके ये जो मैच्योर RBC है वो आपको कैसा दिखेगा, पेल ग्रीन कलर का अपीयर होगा। देन ये सब हम लोग अलग अलग फील्ड को देख के सेल को काउंटिंग करते हैं। देन आपको करना है काउंटिंग या कैलकुलेशन। तो रेटिकुलोसाइट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट, मतलब ये वाले जितने भी सेल्स आपको दिख रहे हैं वो आपको क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। अब नंबर ऑफ 1000 RBCs काउंटेड, आपको जो नॉर्मल RBC है उसको कितना काउंट करना है, 1000 सेल काउंट कर लेना है, इनटू क्या कर देंगे 100। तो जो भी आपका काउंटिंग आएगा वही क्या रहेगा, आपका रेटिकुलोसाइट काउंट रहेगा। ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट है, इसके बाद इसका हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेंज। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है रेटिकुलोसाइट का वो किस में, एडल्ट में देखते हैं। एडल्ट में होता है 0.2 से 2% तक का। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, काउंट हायर इन न्यू बॉर्न बेबीज़। कितना हायर हो सकता है, 2.5 से 6% इज़ अ नॉर्मल। मतलब आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज भी आपके इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है, RBC काउंट भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे रेटिकुलोसाइट काउंट भी इनमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। 2.5 से लेके 6% तक का यहाँ पे नॉर्मल लिया गया है। अब देखते हैं प्रेजेंस ऑफ एनीमिया एंड लो रेटिकुलोसाइट काउंट इंडिकेट हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो। अगर आपका एनीमिया जो है उसमें क्या दिखाई देता है, आपको लो रेटिकुलोसाइट काउंट कम आ रहा है, मतलब रेटिकुलोसाइट काउंट कम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, वो हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो को इंडिकेट करता है। इंक्रीज द रेटिकुलोसाइट काउंट इंडिकेट हीमोलाइसिस आर ब्लड लॉस। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज आ रहा है दैट मीन्स वो किसको इंडिकेट कर रहा है, हीमोलाइसिस को इंडिकेट करता है एंड ब्लड लॉस को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे नोट दिया हुआ है फॉर एनीमिक ब्लड एंड हाफ द वॉल्यूम
ऑफ स्टेन। अगर किसी एनीमिक पेशेंट का आप ब्लड ले रहे हैं तो आप जो वॉल्यूम है उसको क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एनीमिया है, दैट मीन्स वहाँ पे सेल का जो काउंटिंग है वो क्या आएगा, कम आएगा। तो आप जस्ट डाइल्यूशन को हाफ कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपका रेटिकुलोसाइट कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।